नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष पुनः एक बार फिर से अपनी इस यूट्यूब में 30 कदम की सीरीज को लेकर के, और 30 कदम 2.0 सीरीज का ये हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट का 12वां लेसन होगा, जिसमें हम सल्तनत काल के प्रारंभिक चरण की चर्चा करेंगे, जिसमें गुलाम राजवंश और खिलजी राजवंश से संबंधित हम लोग लगभग 30 प्रश्नों पर यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक उम्मीद है जितने हम आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर के आए हैं उनके बारे में आप जागरूक हैं और आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर उसमें कोई कंटेंट में दिक्कत है, कोई डाउट है, या आपको लगता है कि यार कंटेंट थोड़े से है ना समझ के बाहर है, या बहुत सरल है, या बहुत इजी, जो भी आपको समस्या समाधान हो उस पर आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेगमेंट की इस श्रृंखला में, और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ, जो कि सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम राजवंशों से होगा। तो गुलाम और खिलजी मिलाकर के इसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर दोनों को लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए। गुलाम राजवंश आपको पता ही है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक, तो ये क्या है? 5 राजवंश है। शुरुआत में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? गुलाम और खिलजी की, और अगले चैप्टर में हम ये 3 राजवंशों पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में आपको निम्न कथन को देख करके उस पर विचार करना है। पहला है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया। ही बिल्ड दी 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क इन अजमेर। दूसरा, उसे पीले बख्श या पील बख्श उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड पील बख्श बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम जेनरोसिटी। ठीक, और तीसरा है, उसने कुतुब मीनार को स्वयं पूर्ण कर लिया था। ही कंप्लीटेड दी कुतुब मीनार हिमसेल्फ। अब देखिए, यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, फैक्चुअल है, आपको पता होगा। पील बख्श उसकी अत्यधिक दानशीलता कारण कहा जाता था, लेकिन यहां पर पील बख्श जो है ना, अब यहां पर दो चीज निकलती है। ये दान तो करता था, लेकिन किसका? हाथियों का। हाथियों के दान करने के कारण इसको क्या कहते थे? पील बख्श कहा जाता था। ठीक है, और दान तो खैर ये करता था, तो यहां पर अत्यधिक दानशीलता के कारण उसका जो उपाधि था वो था लाख बख्श। लाख बख्श। हालांकि ये क्वेश्चन पार्शली सही है, क्योंकि यहाँ पर रुपए या पैसों से लेकर के या मुद्राओं से लेकर के चीजें नहीं है, सिर्फ दान से है, तो दान हाथियों का भी देता था। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी हम आंशिक रूप से सत्य ले सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे क्या है। और फिर कुतुब मीनार का काम उसने स्वयं पूर्ण नहीं करवाया था, ये तो फिरोज शाह तुगलक के समय तक चलता रहा था। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, फिरोज शाह तुगलक ने उसका रिनोवेशन कराया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर एक में देखो, 1 और 2 भी है और केवल 1 भी है, तो हम यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन में सही ले सकते हैं, क्योंकि दानशीलता का यहाँ पर सीधे सीधे संबंध किसी एक से नहीं है, वो हर चीजों के दान से रिलेटेड है, तो पील बख्श भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके समक्ष एक जोड़ी मिलाव वाला आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको देखना है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है कि इस घटनाओं इवेंट के बारे में है, और एक तरफ उनके रूलर्स के बारे में है। तो घटनाएं देख लेते हैं पहले, आंसर हम लोग वहां पे देख लेंगे। कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण, यहाँ थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं इसको। कुव्वत उल इस्लाम का जो निर्माण था वो किसके समय पर हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर। दिल्ली ऊंच लाहौर नियंत्रण त्रिकोण का स्थिरीकरण, ये 3 जगह है, दिल्ली, ऊंच और लाहौर। इसको पहली बार पूरे स्थिरीकरण या फिर इसको स्टेबलाइजेशन किसने करा? तो यहां पर आपको आएगा, इल्तुतमिश ने किया था ये काम, एक स्थिरता लेकर के आया था दिल्ली में।
ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह और चहलगानी का विनाश किया था बलबन ने। ठीक, तो यहां पर एक जुड़ रहा है किसके साथ, 4 के साथ, बी जुड़ रहा है आपका 3 के साथ, सी जुड़ रहा है 2 के साथ और चहलगानी वाला जुड़ रहा है 1 के साथ। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? Why is Iltutmish considered the real founder of the दिल्ली सल्तनत? अब यहां पर आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला, उसने सल्तनत के लिए स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली स्थापित करी थी। क्या ये एक स्वतंत्र शासक की निशानी है या वास्तविक शासक की निशानी है? बिल्कुल निशानी है। ठीक, he established an independent currency system for the सल्तनत। नेक्स्ट, उसने इक्ता व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया था। बिल्कुल सही। और तीसरा, उसने तुर्क अमीरों के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल गलत, क्योंकि उसने तुर्क अमीरों के पावर को तो और बढ़ा दिया था, जिससे उसने इक्तेदारी में यूज करा था। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। तो केवल बी ऑप्शन यहां पर 1 और 2 करेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, उसने इक्ता व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया था और उसने सल्तनत के लिए स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रीड द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रूल ऑफ रजिया सुल्तान। अब यहां पर क्वेश्चन किससे है? रजिया सुल्तान से है, जो सल्तनत काल की प्रथम और अंतिम महिला शासिका मानी जाती है। पहला, वह दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। हालांकि शासिका आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन दिल्ली। दूसरा है, उसने तुर्क अमीरों के समूह को समाप्त करने का प्रयास किया था। और तीसरा, उसने अब्सीनियाई मूल के याकूत को उच्च पद दिया, जिसके कारण तुर्क अमीर असंतुष्ट हुए। ही गेव अ हाई पोजीशन टू याकूत ऑफ Abyssinian origin which made the तुर्की अमीर dissatisfied। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट तो सही है उसके बारे में, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आंशिक रूप से अगर आप सही लेंगे तो देखिए क्या होगा। तुर्क अमीरों के समूह को समाप्त करने का ऐसा जो उसने कोई प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़े चैलेंज बन चुके थे। उसकी सत्ता के लिए चुनौती कौन बन गए थे? यही तुर्क अमीर। हालांकि अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो उनको खत्म करने का उन्होंने सीधा कोई ऐसा ठोस निर्णय तो नहीं लिया था, क्योंकि पूरा प्रशासन कौन चला रहा था? इल्तुतमिश के साथ वो तुर्क अमीर ही चला रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। ठीक है, 1 और 3 सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए, 1 और 3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चहलगानी तुर्काने चालीसा? चहलगानी या तुर्काने चालीसा के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक, 40 सरदारों का समूह प्रशासनिक सुधार के तहत, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस संस्था ने बाद में सुल्तान को क्या करने का प्रयास किया? नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनका प्रभाव इतना ज्यादा होता था कि वो सुल्तान को नियंत्रित करते थे। और तीसरा है, सभी तुर्क सरदार गुलाम होते थे। अब ये जो तुर्क सरदार थे जो अलग अलग समय पर भारत में आए थे, ये इनके कोई गुलाम नहीं थे, ये लोग जो है स्वतंत्र होते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। तो 1 और 2 ही सही है इसमें। बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है ए और बी जो है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक तरफ दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो वो है तुर्क चालीसा या इक्तेदार, उनके बारे में है और वो उनसे संबंधित एरिया का नाम है। तो मलिक कबीर खान, मलिक अल्तुनिया, तुगरिल खान
इख्तियारुद्दीन एतिमार। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलान करना है आपको। तो मलिक कबीर खां या कबीर खान जो था वो बेसिकली बंगाल का गवर्नर था उस समय पर, या वहां का इक्तेदार था। मलिक अल्तुनिया जो था भटिंडा का था, जिसने बाद में रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत करी थी। तुगरेल खान ये बदायूं बरेली का गवर्नर था। और इख्तियारुद्दीन एतिमार ये लाहौर से संबंधित था, लाहौर में इनको तैनाती थी इनकी। तो सिंपल है, जुड़ा ही हुआ है। और ऑप्शन में 1 2 3 4 होना चाहिए। यस बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल था। अगर आपकी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो डायरेक्टली इसको आप अपने दिमाग में याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बलबन की लौह रक्ति की नीति के क्या प्रभाव पड़े? व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ बलबन्स आयरन एंड ब्लड पॉलिसी? पहला, अमीरों का विरोध कम हुआ। 2, केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ी। और सीमांत प्रदेशों में विद्रोह कम हुए। ऑपोजिशन फ्रॉम द रिच, रिच नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलत है, अमीर, डिक्रीज्ड। द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड। ठीक। और तीसरा है रिबेलियंस इन बॉर्डर एरियाज डिक्रीज्ड। अब देखिए, ये जो लौह रक्त की नीति थी बलबन की, वो एक्चुअल में थोड़ी सी लोगों के बीच में दहशत फैलाने वाली नीति थी, ताकि लोग उनके सामने दब करके रहे। तो दबाव बनाने की नीति थी लौह रक्त की नीति। ठीक। इसमें क्या था, अमीरों का इससे विरोध कम हुआ, बिल्कुल ठीक। अमीरों को इसने पूरा खत्म ही कर दिया था अपनी लौह रक्त की नीति के तहत। उसने चहलगानी का ही समाप्ति कर दिया था, तो उनका पावर कम हो गया था। ये स्टेटमेंट सही है। केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ी, बलबन इस समय पर सर्वे सर्वा हो चुका था, इसका पावर अल्टीमेट तरीके से बढ़ा हुआ था। ठीक, क्योंकि इस समय पर उस पर कंट्रोल करने वाले तुर्कानी चहलगानी मतलब सत्ता में ही नहीं थे, बाहर हो गए थे। और सीमांत प्रदेशों में विद्रोह कम हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। विद्रोह करने वालों को उसने बहुत ब्रूटली दबा दिया था। तो 1 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों सही है। तो सी ऑप्शन में है हमारे पास 1 2 3 तीनों ही करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, बलबन के सैन्य सुधारों में क्या शामिल थे? पहला, दीवान अर्ज का गठन, गुप्तचर तंत्र का विस्तार, मंगोलों से बचाव हेतु दुआब सुरक्षा नीति और इक्ता धारकों की शक्ति का वृद्धि। अब यहां पर जो उसने सैन्य सुधार किए उसमें पहले तो स्टेटमेंट सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज के संस्थान की इसने स्थापना करी थी, सेना को एक विभाग दिया पहली बार, किसने? बलबन ने। स्टेटमेंट सही है। एक्सपेंशन ऑफ द इंटेलिजेंस नेटवर्क, गुप्तचर तंत्र का विस्तार भी किया उसने। ठीक, बरीद के नाम से, बरीद, बरीद। ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, दुआब सिक्योरिटी पॉलिसी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मंगोल्स, मंगोलों से बचाव हेतु दुआब की सुरक्षा नीति भी इसने बनाई थी। तीनों स्टेटमेंट सही है। और इक्ता धारकों की शक्ति में वृद्धि, बिल्कुल गलत, उसने इक्ता धारकों की शक्ति को कम कर दिया था। तो यहां पर अगेन 1 2 3 सही है। ठीक, चौथा वाला गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? ए, 1 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में क्या पूछ रहा है? नसरुद्दीन महमूद के शासन काल के बारे में बताइए। अबाउट द रूल ऑफ नसरुद्दीन महमूद। बलबन से जो सब पहले शासक हुआ नसरुद्दीन महमूद, वही था। ठीक, पहला स्टेटमेंट, वास्तविक प्रशासन बलबन चलाता था इसके समय पर। द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय बलबन, बिल्कुल सही। इसके समय पर ज्यादातर शक्तियां किसके पास थी? बलबन के पास। दूसरा, नसरुद्दीन ने धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि बना करके अपने जीवन यापन के लिए धन अर्जित किया। नसरुद्दीन अर्न मनी फॉर हिज लिविंग बाय कॉपिंग रिलीजियस टेक्स्ट। अब यहां पर स्टेटमेंट ध्यान रखना कि नसरुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही साधारण व्यक्ति था और उसने गद्दी पर ना बैठने की पॉलिसी अपनाई थी और अपने जीवन के लिए ये इस्लामिक नियम कायदे से खुद के खर्चे, खुद के पैसे कमा करके करता था, ना कि सरकारी पैसों में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी स्टेटमेंट। और तीसरा, उसने चहलगानी को समाप्त कर दिया, ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। ठीक,
तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 सही है, तो बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास 1 और 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? बी, 1 और 2। आगे बढ़िएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, 10 में क्या बोल रहा है? बलबन का नियाम ए मुनसब संबंधित था। बलबंस नियाम ए मुनसब वॉज रिलेटेड टू। अब ये बेसिकली जो नियम था वो किससे रिलेटेड था? ऊंचे अधिकारियों के वेतन, दरबार के कठोर शिष्टाचार, कर संग्रह सुधार और सेना की संख्या का निर्धारण। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर है बी, स्ट्रिक्ट कोर्ट एटिकेट्स, यानी कि अपने दरबार में जो भी मुलाजिम उनके होते थे या जो भी सरकारी अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन था। बहुत सारी चीजों को लेकर के नियम कायदे बहुत कठोर थे और बेहद शालीनता से उनको रहना पड़ता था। तो ये सारे नियम के हिसाब से है ना दरबार चलाए जाते थे। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड दी मेजर्स अडॉप्टेड बाय इल्तुतमिश सेव नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द मंगोल्स? इल्तुतमिश द्वारा अपनाए गए उपायों ने उत्तर भारत को मंगोलों से कैसे बचाया? पहला स्टेटमेंट, जलालुद्दीन मंगबरानी वॉज गिवन एसेलम, जलालुद्दीन मंगबरानी को शरण दी। दूसरा, अब ये कौन था व्यक्ति जलालुद्दीन मंगबरानी? ये ख्वारिज्म का शासक था। अब ख्वारिज्म से याद रखिएगा मध्य एशिया के पास का इलाका, ख्वारिज्म मध्य एशिया, तो ये वहां का शासक था जलालुद्दीन मंगबरानी। ठीक है, जिसके पीछे दौड़ा था चंगेज खां। चंगेज खां, और चंगेज खां से भाग करके कहां पर आया था? इल्तुतमिश के दरबार में शरण मांगने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, चंगेज खां से टकराव से बचा, अवॉइड कन्फर्ट्रेशन विद चंगेज खान, ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसे चंगेज खां से टकराव नहीं मोल लिया। ठीक, और तीसरा, पश्चिमी सीमांत पर किसी विस्तार की इच्छा नहीं रखी, did not desire any expansion on the western frontier, ये भी स्टेटमेंट सही है कि इसने अपने पश्चिमी सीमांत प्रांत में यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया, वहां पे सिर्फ उसने बचाव कार्य किया था। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो यहां पर बी ऑप्शन में है 2 और 3 सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट वर द मेन रीजन फॉर रजियास डाउनफॉल? रजिया का पतन मुख्यतः किन कारणों से हुआ? पहला, द तुर्किश नोबल वर अगेंस्ट हिम, तुर्क सरदार उनके खिलाफ थे। दूसरा, याकूत की पदोन्नति, प्रमोशन ऑफ याकूत। तीसरा, दिल्ली में मजबूत सैन्य आधार का अभाव, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस इन दिल्ली। और चौथा, बंगाल के विद्रोह का समर्थन, सपोर्टिंग द बंगाल रिबेलियन। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो 100% करेक्ट है कि रजिया सुल्तान के खिलाफ थे वो अमीर, वो नहीं चाहते थे एक महिला के नीचे काम करना, तो वो किसी भी हाल में उसको सत्ता से हटाना चाहते थे, पहला सही। दूसरा, याकूत जो था वो बेसिकली अफ्रीकन गुलाम था, अब्सीनियन या अफ्रीकन गुलाम था। ठीक, जिसको हबशी भी बोलते थे, हबशी बोलते थे। तो ये इसकी पदोन्नति करके इसको अमीर आखूर के पद पर बिठा दिया, जो कि बहुत बड़ा पद था। ठीक, कहां ले गया इसको? कहां ले गया इसको? अमीर आखूर के पद पर, आखूर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, दिल्ली में मजबूत सैन्य आधार का अभाव, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस, ये भी सही है, वहां पर उसके समक्ष सेना थी लेकिन मजबूत सेना का अभाव था। और चौथा, बंगाल के विद्रोह का समर्थन, तो यहां पर इसने ऐसा कोई समर्थन तो दिया नहीं था। ठीक, तो 1, 2 और 3 इसमें करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट? सी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की नीतियों में क्या अंतर था? What was the difference
बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश? पहला, ऐबक ने सामरिक चौकियों का विस्तार किया, इल्तुतमिश ने स्थायी प्रशासन की स्थापना करी। ठीक, ऐबक एक्सपेंडेड स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट, यानी कि जो कहना चाहिए कि विस्तार करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उसके चौकियां होती थी ना, वो बेसिकली बाहर बाहर होती थी, फ्रंटियर्स के आसपास या सीमांत क्षेत्रों में होती थी, ताकि वो उस साइड पर विस्तार करे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो सही है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट का सेकंड वाला भी सही है कि इल्तुतमिश ने स्थायी प्रशासन स्थापित करा था, तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, ऐबक इशूड कॉइन्स, इल्तुतमिश डिड नॉट। ऐबक ने सिक्का जारी किया, इल्तुतमिश ने नहीं, बिल्कुल गलत, ये उल्टा है, ऐबक ने नहीं किया, इल्तुतमिश ने किया था। और तीन, इल्तुतमिश ने मंगोल नीति अधिक सतर्क रखी, इल्तुतमिश कीप्ट द मंगोल पॉलिसी मोर कॉशियस देन ऐबक। ठीक, तो ये भी सही है, तो एक और तीन सही है, बी जो गलत है, तो बी ऑप्शन में है एक और तीन करेक्ट। ठीक, तो आंसर ले लीजिए आप लोग, एक और तीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिख रहा है? बलबन का जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया का सिद्धांत क्या दर्शाता है? What does Balban's theory of जिल्ले इलाही shadow of God indicates? तो उसका तो शेडो ऑफ गॉड था, यानी कि अपने आप को ईश्वर के समतुल्य, एक डिवाइन नेचर का बताना, और ये बताना कि दुनिया में ईश्वर का जो प्रतिनिधि है वो कौन है, वो बलबन या फिर राजा है या फिर सुल्तान है। ये किसने कहा? सॉरी, ये जो सिद्धांत है वो क्या इंडिकेट करता है? धार्मिक सहिष्णुता? तो बिल्कुल नहीं। राजा व राज्य की संपूर्ण सर्वसत्तात्मकता, एब्सोल्यूट टोटलिज्म ऑफ द स्टेट एंड किंग। ठीक, ये आगे देखते हैं। टैक्स सिस्टम से तो बिल्कुल ये नहीं था। न्याय प्रणाली का विकेंद्रीकरण, ये भी बिल्कुल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, राजा और राजत्व या राजवंश का एक संपूर्ण सर्वसत्ता स्थापित करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, करेंसी रिफॉर्म बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा मुद्रा का सुधार। पहला, चांदी का टका और तांबे का जीतल, बिल्कुल सही। सिक्के पर शुद्ध अरबी लिपि का प्रयोग, बिल्कुल सही। तीसरा, सोने का दिनार। सोने का दिनार इसके समय पर नहीं हमको जिक्र मिलता है। ठीक है, तो एक और दो इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में सही है, एक और दो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है, आपको यहां पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज इंप्लीमेंटेड मेनली विद द एम ऑफ कीपिंग द आर्मी सैलरीज स्टेबल इन कैश। अलाउद्दीन खिलजी शासन के दौरान बाजार नियंत्रण नीति मुख्यतः सेना के वेतन को नगद में स्थिर रखने के उद्देश्य से लागू करी गई थी, बिल्कुल सही। इसकी जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी थी वो बेसिकली किसके लिए थी? आर्मी को सब्सिडाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको, मतलब एक प्रकार से खर्च उनका निकालने के लिए। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत दिल्ली में शहनाई मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अंडर दिस पॉलिसी एन ऑफिसर नेम्ड शहनाई मंडी वॉज अपॉइंटेड इन दिल्ली। इस नीति के अंतर्गत क्या दिल्ली में शहनाई मंडी की अधिकारी नियुक्त होता था? ये बिल्कुल सही है, जो शहनाई मंडी है वो मंडी का निरीक्षक होता था। और अनाज की कीमतें नियंत्रित करने हेतु सराय दिल्ली नाम से एक केंद्रीय गोदाम प्रणाली स्थापित की गई थी। दिल्ली वॉज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, इसमें थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया है ट्रांसलेशन, इसमें मिस्टेक हो गया, इसको आप थोड़ा कंसीडर मत करनिएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनाज की कीमतें नियंत्रित करने हेतु सराय दिल्ली नाम से एक केंद्रीय गोदाम प्रणाली स्थापित की गई थी। तो ये सराय दिल्ली नहीं है, इसका नाम सराय मंडी है, जो ऊपर लिखा हुआ है सराय मंडी और सराय अदल, दो प्रकार के मार्केट थी। ठीक, और इसके ऊपर दीवाने रियासत, जो पूरा का पूरा दीवाने रियासत जो था वो पूरा का पूरा मार्केट सिस्टम देखता था। उसके अंदर दो मार्केट थी, सराय मंडी और सराय अदल, और दिल्ली से नाम से कोई मार्केट नहीं था। तो तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, एक और दो ही सही है, तो ए ऑप्शन में है एक और दो करेक्ट। ठीक है, चलिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है?
हमको युग्म का मिलान करना है और एक तरफ है कुछ प्रथाएं और दूसरी तरफ उससे उसके उद्देश्य। ठीक, तो दाग यानी कि घोड़ों पर मुहर लगाने का क्या कारण था? सैनिकों का वेतन नहीं, तुर्क अभिजात वर्ग नहीं, नकली दस्तों का, तो ये है नकली घुड़सवार दस्तों का नियंत्रित करना, क्योंकि घोड़ों को ये लोग एक्सचेंज करके उसको बेच करके पुराने घोड़े या फिर बूढ़े घोड़े या फिर खराब नस्ल के घोड़े शामिल कर लेते थे इनके सैनिक। दूसरा है हुलिया, तो सैनिकों के वेतन भ्रष्टाचार हेतु। ठीक, चहलगानी का उन्मूलन, चहलगानी के उन्मूलन का उद्देश्य था तुर्क अभिजात वर्ग का प्रभाव घटाना और एकता प्रथा में सुधार, तो प्रांतीय प्रशासन में जवाबदेहिता बढ़ाना। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या है? 3, बी का कहा जाएगा 1, सी का है 2 और डी का है 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए ऑप्शन में ही हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे स्टेटमेंट है 3, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? पहला, रणथंभौर और चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण दक्षिण भारत अभियान से पहले हुए थे। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी इनिशियली सेंट मलिक काफूर एज अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सदर्न कैंपेन। और तीसरा, खिलजी's first attack on Devgiri was aimed at installing the Yadav king प्रताप राव on its throne। देवगिरी पर खिलजी का पहला आक्रमण उसके सिंहासन पर यादव राजा प्रताप रुद्र, अच्छा ये प्रताप राव, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, ये प्रताप रुद्र देव होना चाहिए, प्रताप रुद्र देव। ठीक, प्रताप रुद्र देव को स्थापित करने के उद्देश्य से था। अब यहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा, पहला स्टेटमेंट जो इस रणथंभौर कैंपेन है वो 1301 में हुआ था, चित्तौड़ 1303 में हुआ था। ठीक, दक्षिण भारत के अभियान स्टार्ट हुए थे 1306-7 में देवगिरी से, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान हेतु मलिक काफूर को दंडाधिकारी बनाया था, उसने इसको दंडाधिकारी तो नहीं बनाया था, इसने इसको सेना नायक बनाया था, ये उसका चीफ कमांडर था, सेना नायक था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा, देवगिरी पर खिलजी का पहला आक्रमण उसके सिंहासन पर यादव राजा प्रताप रुद्र देव को स्थापित करने के उद्देश्य से था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि उसने तो उसके राज्य को अपने में शामिल करने के लिए उसकी एक्सपांशन नीति का विस्तार का ये कारण था, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत है। तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऑप्शन है मुझे एक कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक, तो अगर पार्शली ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पार्शली थोड़ा बहुत सही है तो वो बी होगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान हेतु मलिक काफूर को भेजा तो था, अब दंडाधिकारी बनाकर नहीं भेजा था अलग बात है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन के सी वाले को ले रहे हैं। आई बात समझ में? हालांकि इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ये घटना घट गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए और आंशिक रूप से कोई सत्य लग रहा है, तो यहाँ पर सी वाला या फिर इस प्रकार के आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गृहस्थ कर यानी कि घर कर और चराई कर की विशेषता थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फीचर ऑफ हाउस होल्ड टैक्स एंड चराई टैक्स यानी कि ग्रेजिंग टैक्स? पहला, यह प्रायः ग्रामीण जनता पर प्रत्यक्ष कर के रूप में लगाया गया। इट वॉज ऑफन इम्पोज एज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन द रूरल पॉपुलेशन। क्या यह सिर्फ रूरल पॉपुलेशन पर था? बिल्कुल नहीं, ये सब पर था, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी सेना के खर्च के लिए धन जुटाना था। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसके हर एक कदम का, हर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का उद्देश्य ज्यादातर किस चीज को लेकर के था? अपने सेना को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि उसी के दम पर वो भारत और पूरे विश्व में राज करना चाहता था, इसीलिए उसने अपना उपाधि क्या लिया था? सिकंदर सानी। ठीक है। तीसरा, इसे दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी के व्यापक रूप से लागू किया। इट वॉज वाइडली implemented by जलालुद्दीन खिलजी, the first खिलजी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब यहां ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर शासक किसका नाम दे रहा है? जलालुद्दीन खिलजी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। आई बात समझ में? जो कि उसका चाचा था। तो यहां पर स्टेटमेंट तीसरा इनकरेक्ट है, तो केवल दो यहां पर सही है, और अगेन हमारे पास दो ऑप्शन तो है नहीं। ठीक,
तो मैं आपके लिए ये आंसर जो है ना ओनली 1 को मैं क्या कर रहा हूं, ओनली 2 कर रहा हूं। ठीक, तो 1 की जगह ओनली मैं 2 कर रहा हूं इसको। ठीक, यहां पे भी, और इसको एक आंसर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैच द पेयर, युग्म का मिलान करना है। एक तरफ राजवंशों के नाम है और उससे रिलेटेड जो इनको प्रॉफिट हुआ था खिलजी राजवंश को, उसके बारे में है। तो पहला है, ध्यान से पढ़िएगा, होयसल, पांडे, वारंगल और देवगिरी। ठीक है, तो होयसल, इन्होंने वार्षिक कर देख करके सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पांडे, इनके यहां पर 2 भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। इन दोनों के बीच में सक्सेशन राइट चल रहा था, जिसका विवाद को उपयोग कर खिलजी ने हस्तक्षेप करा और फायदा पहुंचाया अपने आप को। वारंगल, यहां पर शंभर और गोविंद देव मंदिर की लूट हुई, और देवगिरी में पारिवारिक संपदा और कोष दिल्ली भेजा गया। तो यहां पर 1 2 वारंगल का 4 और यहां पर 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहां पर है 1 2 4 3। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 20 का आंसर हमारे पास बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द स्टेटमेंट, कथन पर विचार करना है। आपके समक्ष यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूली हेतु खालसा भूमि में सीधे राज्य नियंत्रण को बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी extended direct state control over खालसा लैंड टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूली हेतु खालसा भूमि में सीधे राज्य नियंत्रण को बढ़ाया था? बिल्कुल सही है। ठीक, उसने अधिकतर जमीन जो छोटे जमींदारों के थे उसको हड़प करके खालसा जमीन पर चेंज कर दिया था। ठीक, दूसरा, उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में अनिवार्य किया गया था। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये हिंदुओं पर लगभग 50% टैक्स लिया करता था और मुसलमानों से लेता था 1/3 टैक्स। ठीक, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, यह राजस्व व्यवस्था मुख्यतः गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों पर लागू थी। द रेवेन्यू सिस्टम वाज मेनली एप्लीकेबल इन द एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। बिल्कुल नहीं, जहां जहां पर उसकी रियासत थी, जहां जहां पर उसकी सल्तनत थी, वहां वहां पर ये सिस्टम लागू किया उसने। तो को 1 और 2, हाँ ठीक है, तो इनमें से केवल 1 और 2 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो 1 और 2 ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? जालोर, चित्तौड़, रणथंभौर, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पर वो सारे राजवंश है जो खिलजी के समक्ष लड़े थे, है ना, उस समय राजाओं का नाम आपको जोड़ना है, और सुमेलित पूछा है ना। तो जालोर में थे कन्हड़ देव, बिल्कुल सही। चित्तौड़ में महलक देव, नहीं। चित्तौड़ में कौन थे? यहां पर तो वो पद्मावती वाला आपने सीन देखा होगा, ठीक है, राणा रतन सिंह थे यहां पर। ठीक, और महलक देव कहां पर था? तो महलक देव तो मालवा में, ये मालवा के राजा थे। ठीक, जब खिलजी का उस पर अटैक हुआ। तो दूसरा सुमेलित नहीं है। और तीसरा, रणथंभौर में हम्मीर देव, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 1 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में एक बार फिर आपके समक्ष क्वेश्चन है जोड़ी मिलाओं को लेकर के। एक तरफ सूची में रियासतों के नाम है, एक तरफ सूची में इनके अलग अलग विभागों के नाम है और उसके काम के बारे में बताया गया। तो दीवाने रियासत, सहनाए मंडी, मुह तसीब और कोतवाल। दीवाने रियासत तो अनाज बाजार नहीं, संपूर्ण बाजार के नियंत्रण का विभाग था दीवाने रियासत। ठीक, शहनाए मंडी ये एक अधिकारी था जो अनाज बाजार नियंत्रण करता था। मुहतसिब ये धार्मिक पद था जो नैतिक आचरण और धार्मिक अनुशासन यानी कि मोरल कंडक्ट एंड रिलीजियस डिसिप्लिन मेंटेन करता था। और कोतवाल ये बेसिकली जुड़ा हुआ था पुलिस प्रशासन के साथ। तो ए में आ जाएगा आपका 4, फिर 1 2 और 3। 4 1 2 3 कहां पर है भाई? 4 1 2 3 ए ही ऑप्शन में है, और कहीं तो नहीं है। 4 1 2 3 4 1 2 3 दोनों में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पहला ले लेते हैं।
ठीक, आप आंसर याद रखिए, यहाँ पर जो है उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक, चलिए, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है कौन सी घटना पहले घटी थी, इस प्रकार से। ठीक, तो निम्नलिखित कालानुक्रम में आप क्रमबद्ध कीजिए। पहला, रणथंभौर विजय, टाइम लिखना पड़ता है इसके लिए, तो रणथंभौर विजय 1301, चित्तौड़ विजय 1303, देवगिरी पर प्रथम आक्रमण, देवगिरी पर प्रथम आक्रमण 1306-7, मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के काल का प्रथम, ये था 1297-98 में। कादर खां एक मंगोल शासक था, उसके नेतृत्व में कादर खां। तो 1 2 3 4 पहले आएगा कौन सा, चौथा। उसके बाद 97, 1 2 और 3। ठीक, चलिए 4 1 2 3 कहां पर है भाई, मंगोल आक्रमण सबसे पहले वो था तो 4, उसके बाद रणथंभौर 1301, ठीक है, दूसरा नंबर पर, और तीसरा नंबर पर आएगा चित्तौड़ का, उसके बाद फिर 30 देवगिरी आक्रमण। तो 4 1 2 3 यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम किसी एक को बना लेते हैं, 4 1 2 3। ठीक, डी ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक में, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और आंसर से मतलब है तो आंसर याद रखिए, वहां पर गड़बड़ होगी तो उसका तो बोनस आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर्स के नाम है और दूसरी तरफ उनके अभियानों के नाम है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर समझना है तो सबसे पहले जो सबसे इजी लगे वो जोड़ लिया करो। जैसे मलिक काफूर को आपको पता है कि ये जुड़ता है किसके साथ, दक्षिण भारत में इनको भेजा गया था। ठीक, जफर खां ये मंगोलों के खिलाफ उनका सबसे बेहतरीन कमांडर हुआ करता था। ठीक है, अल्फ खां ये अलाउद्दीन का भाई था जिसका गुजरात कैंपेन में इसको भेजा गया था, और नायक देव देवगिरी पर इसको, है ना, एक प्रकार से अपॉइंट किया गया था। तो यहां पर पहले का है 3, बी का है 2, सी का है 1 और डी का है 4। तो 3 2 1 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जोड़ी मिलाओ में ऐसा किया कीजिए, जो सबसे इजी लगे उनको जोड़ने का प्रयास करो, बहुत हद तक वो आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गुलाम वंश की समाप्ति के कारण क्या थे, रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। पहला, कमजोर उत्तराधिकारी। गुलाम डायनेस्टी में तो कोई ढंग का राजा ही हो नहीं रहा था, ले दे के कोई भी राजवंश आता था तो वो निपट जाता था, चाहे वो खिलजी का हो, चाहे वो इल्तुतमिश का हो, किसी का भी हो, सॉरी चाहे वो इसका हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का या खिलजी का। ठीक, कमजोर उत्तराधिकारी, बिल्कुल सही। अमीरों का विद्रोह, ये बहुत परेशान थे उनसे, बिल्कुल सही। मंगोलों का दबाव, ये भी था, बिल्कुल सही। और प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रशासन में केंद्रीकरण का भाव, ये भी था ही था। ठीक है, इस समय पर बहुत विकेंद्रीकृत प्रशासन था, क्योंकि इक्ता सिस्टम और बाकी जो सिस्टम थे वो बहुत हद तक मैनिपुलेट करते थे केंद्रीय व्यवस्था को, और सेंट्रलाइज पावर कमजोर था बल बन को छोड़ करके। ठीक, तो 1 2 3 4 तीनों सही है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास 1 2 3 4 चार ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो 27 ऑप्शन में डी सही है। आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन बिहाइंड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से कौन सा कारण अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी नीति के पीछे मुख्य कारण माना जाता है। अब उसने साम्राज्य विस्तार क्यों किया, से कारण समझिए। पहला, मंगोलों के खतरे से सुरक्षित क्षेत्रों की खोज, क्या ये इसका पॉलिसी है, आगे देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी है। ठीक है, हालांकि स्टेटमेंट सही है, मंगोलों के खतरों से इसको सुरक्षित क्षेत्र चाहिए था। दूसरा, तुर्क अभिजात वर्ग को दबाने तथा उच्च पदों में परिवर्तन, बिल्कुल सही। इस समय पर उसने तुर्कों के आसपास मिलने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा करके रखे हुए थे। ठीक, तीसरा, दक्षिण के राज्यों से कर वसूली द्वारा सेना की संख्या में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही।
और इस्लामिक विश्व में अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत ही कट्टर धर्मांध शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने खलीफा के पद को भी बहुत हद तक चुनौती देने का प्रयास किया था। ठीक, तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर एक क्वेश्चन को हम जो है डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हिसाब से क्वेश्चन का आंसर याद रख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने काफिरों और विलासी वस्तुओं पर विशेष कर लगाया ताकि बाजारों में अनावश्यक महंगाई रोकी जा सके। अलाउद्दीन खिलजी imposed special tax on kafir and luxury goods to prevent unnecessary inflation in the market। तो क्या उसके मार्केट सिस्टम से उसके इस प्रकार के विशेष करों का कोई संबंध था? ठीक, तो याद रखिएगा, देखिए अगर वो टैक्स लगाता है तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, और पैसा कम जाएगा तो महंगाई, लोग कम खरीदेंगे तो महंगाई भी घटेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए बरीद और कोतवाल के अधिकारों का विस्तार किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है, जासूसी व्यवस्था बरीद और मुनिहान खिलजी काल में संरचनात्मक रूप से तैमूर व्यवस्था की से प्रेरित था। दी Espionage system, Barid and Munhian in the Khilji period was structurally inspired by तैमूर system। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो सिस्टम था वो तैमूर से बिलोंग नहीं करता था, क्योंकि तैमूर तो 1398 में आया था, यानी कि खिलजी उससे पहले का था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा बहुत सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, केवल 1 और 3। और आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्रक्चर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन। गुलाम वंश की संरचना मुख्यतः आधारित थी किस पर? वंशानुगत, तुर्क अमीरों के समर्थन पर, खलीफा के सीधे नियंत्रण पर, या धार्मिक उलेमा परिषद पर? वंशानुगत तो था नहीं, क्योंकि ये वंशवाद यहाँ पे चल नहीं पाया। आप जितने भी राजाओं को देखते हो वो गुलाम ही थे, इसलिए नाम क्या पड़ा है, गुलाम राजवंश। तुर्क अमीरों का समर्थन, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जिसको ये तुर्क अमीर सरदार समर्थन देते थे बस वही राजा बनता था। जैसे इल्तुतमिश को समर्थन मिला, ठीक, तो वो राजा बन गया था, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, बलबन के साथ भी वैसी हुआ था। खलीफा के सीधे नियंत्रण पर यहाँ पर कोई ऐसा सीधा नियंत्रण नहीं दिखता। और धार्मिक उलेमा परिषद पर तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक उलेमा भी वही खलीफा वाला मामला हो जाएगा। यही बी ऑप्शन आपके सामने सही दिख रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे आज के अंतिम सवाल का आंसर जो है बी रहेगा। ठीक, तो बस ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में हमने कोशिश करी है कि क्वालिटी का मेंटेन किया जाए, ध्यान रखा जाए। और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप सिर्फ उसको आंसर पर ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। आगे जो आंसर आएंगे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वो डील किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।